नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हफ्तों के इंतजार के बाद अब माइग्रेंट वर्कर्स के इशू को संज्ञान में लिया है। तीसरे नंबर पे वैसे तो देखो कल हमने इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स के बारे में बात की थी, लेकिन आज कुछ पॉइंट्स अलग हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आज वैसे देखो ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं, इवन इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ खास आर्टिकल्स नहीं हैं। खैर जो भी हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प्ट करना है। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में कैसे इवोल्व हुए हैं उनको आपको डिस्कस करना है। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोऑपरेशन का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ मट्टू के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भारत की यात्रा पर आना था जनवरी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स के कारण उस समय वो भारत की यात्रा पर नहीं आ सके थे और बाद में विजिट फिर से टल गई कोविड-19 की महामारी के कारण। लेकिन अब जून के फर्स्ट वीक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत करेंगे। मतलब वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इससे पहले भी देखो पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जूलिया गिलार्ड, टोनी एबोट, मैल्कम टर्नबुल, ये सब भारत की यात्रा पर आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे 2014 में। 28 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा थी। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा सफल रही थी। हम सिस्टमेटिक ढंग से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में टाइज कैसे रहे हैं। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टाइज की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंस ईरा में 1941 में। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था। इंडिया ने उस समय ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक ट्रेड ऑफिस ओपन किया था और यही इंडिया का फर्स्ट कॉन्सुलेट जनरल था ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद मार्च 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल आइवन मैके ये ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में फर्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए। इंडिया के फर्स्ट हाई कमिश्नर कैनबरा में सबसे पहले पहुंचे 1945 में। लेकिन फिर देखो रिलेशंस ज़्यादा कुछ खास नहीं रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोल्ड वार के दौरान यूएसए के साथ था और इंडिया वैसे तो नेम की बात बोला करता था कि हम नॉन अलाइंड हैं, लेकिन इंडिया के एक्शंस कुछ ऐसे थे कि इंडिया यूएसएसआर के साथ ज़्यादा खड़ा दिखाई देता था। इसलिए कोल्ड वार के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशंस कुछ खास नहीं रहे। लेकिन 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज्वाइन किया और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उस समय रिलेशंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमिक प्रोफाइल इंक्रीज हुई, इंडिया की इकोनॉमी का साइज ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दिनों तक इंडिया के साथ खराब रिलेशंस नहीं अफोर्ड कर पाया। जिस ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के ऊपर 1998 में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने पर सैंक्शंस लगाए थे, उसी ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में इंडिया के साथ डील साइन की यूरेनियम को सप्लाई करने के लिए, और ये तब जबकि इंडिया ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है। अब बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस की। देखो 2016 में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट था $4.6 बिलियन का और ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में एक्सपोर्ट था $11 बिलियन का। ये आंकड़ा जो है बढ़ चुका है। ये 2018 का डेटा है। 2018 के डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट $16 बिलियन ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट था इंडिया में, और इंडिया का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में $5 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब हमारा ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट थोड़ा कम होता है।
तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। मेन कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, मशीनरी, पर्ल्स, जेम्स, ज्वेलरी, रिफाइंड पेट्रोलियम। इसके अलावा कौन सी मेन चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं? कोल, नॉन मॉनिटरी गोल्ड, कॉपर, वूल, फर्टिलाइजर और एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। बहुत से इंडिया के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पढ़ने के लिए। दोनों देश वैसे बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हो ताकि ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके बाद बात करते हैं सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, 2014 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज इंडिया को यूरेनियम की सप्लाई कर सकें। ये एग्रीमेंट फोर्स में आया नवंबर 2015 में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से जो यूरेनियम खरीदेगा उसका इस्तेमाल इंडिया कर सकता है सिविल पर्पजेस के लिए, पीसफुल यूज़ के लिए। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, अब जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से। तो इस वर्चुअल समिट में म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अगर देखो ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे वेरियस लॉजिस्टिक पर्पजेस के लिए, जैसे फूड, पेट्रोलियम, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई हेल्प करनी है। इन सभी लॉजिस्टिक पर्पजेस के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये होगा म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट के साइन होने से। रेगुलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज का नाम है ओसिनडेक्स मालाबार एक्सरसाइज। अभी फिलहाल देखो 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में, इंडिया, जापान, यूएसए। बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में शामिल हो। इसके अलावा 2+2 मैकेनिज्म भी इस्टाब्लिश हो सकता है दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए। 2+2 मैकेनिज्म जब देखो बातचीत के लिए किसी देश के साथ इस्टाब्लिश होता है तो उस देश के फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हैं। हेल्थ, फूड, एजुकेशन, इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कोऑपरेशन का। इसके अलावा देखो क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान प्लस यूएसए। ये 4 देश एक साथ आए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप का निर्माण किया है जिसका नाम है क्वाड। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है इस ग्रुप का निर्माण किया गया है चाइना को कंटेन करने के लिए। और अब देखो वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी आ गई है, चाइना को कंटेन करने की जो डिमांड्स हैं वो और भी जोर से उठने लगी हैं। खास करके ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं। रीज़न ये है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मांग की थी कि चाइना से ये वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके बाद चाइना गुस्सा मान गया। चाइना ने धमकी दी ऑस्ट्रेलिया को कि चाइना के जो लोग हैं इसका जवाब देंगे और इसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो रिलेशंस अभी ख़राब हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो ये वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन राइटर का ये मानना है सिर्फ देखो चाइना को कंटेन करना एक इशू नहीं है, इसके अलावा भी अगर ये इशू अभी फ़िलहाल ज़्यादा सुर्खियों में ना होता तो भी समिट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने वाली नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो कोऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और वर्चुअल समिट तो हाल फिलहाल में काफ़ी ऑर्गेनाइज हुए हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया ने समिट किया, मतलब सार्क का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, G20 के लीडर्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन इंडिया का बायलैटरल लेवल पे ये पहला वर्चुअल समिट होगा और उम्मीद यही है कि ये वर्चुअल समिट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? आखिरकार देखो लंबे समय के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स के इशू को संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर विभिन्न स्टेट्स को डायरेक्शंस जारी की कि माइग्रेंट वर्कर्स
कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की हैं उसका खर्चा आप मिलकर वहन करें, माइग्रेंट वर्कर्स से पैसे ना वसूले जाएं। इसके अलावा बसों में, ट्रेन्स में खाने की प्रॉपर व्यवस्था की जाए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। देखो, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाया। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी तुलना तो एडीएम जबलपुर केस से करने लगे। एक्चुअली 31 मार्च को माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था, आप बताइए माइग्रेंट वर्कर्स के इशू के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब सड़कों पर कोई भी माइग्रेंट वर्कर नहीं है, और माइग्रेंट वर्कर इसलिए एकदम से अपने घर की ओर जाने लगे क्योंकि फेक न्यूज़ मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया पर फैली थी कि ये लॉकडाउन जो है ये महीनों तक जारी रहने वाला है। इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स डर कर पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगे, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस इंफॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था। खुद एक कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता था। जैसे देखो, इमरजेंसी के दौरान 1976 में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए और ये कहा कि राइट टू लिबर्टी जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इस राइट का वायलेशन स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी गलती थी। तो उस गलती से कंपेयर किया जाने लगा एक्सपर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इस 31 मार्च के ऑर्डर को। लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया और आदेश दिया विभिन्न स्टेट्स को कि आप माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था कीजिए। अगर कोई भी माइग्रेंट वर्कर आपको रोड पर दिखता है तो उसे शेल्टर होम में ले जाया जाए और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की जाए उस माइग्रेंट वर्कर के घर जाने के लिए। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की देखो पहले सोच ये रही होगी कि कोविड-19 की जो महामारी है ये ग्लोबल है और एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं इस महामारी की सिचुएशन में। लेकिन देखो, जुडिशरी का काम है कि एग्जीक्यूटिव के जो भी फैसले हैं उनको रिव्यू करना, और अगर वो फैसले सही नहीं हैं तो प्रॉपर डायरेक्शंस फाइल करना। और ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से पीछे हट रही है। वैसे देखो, ये जो सिचुएशन थी माइग्रेंट वर्कर्स वाली, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश जारी करना चाहिए था विभिन्न गवर्नमेंट्स को। अगर ऐसा होता तो माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी कुछ जो झेलना पड़ा पिछले कुछ दिनों में, शायद उतने इश्यूज नहीं फेस किए जाते माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा। खैर, यहाँ पर हिंदी की एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा अभी देखो, महामारी से निपटने में सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य जो डिसीजंस हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जुडिशरी की फंक्शनिंग के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशंस हैं, लेकिन टेंशंस कितनी ज़्यादा है इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। जितनी खबरें निकल के आ रही हैं उसके अनुसार चाइना एग्रेसर है। चाइना ने एकदम से इंडिया चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में अपनी फोर्सेस की संख्या को इंक्रीज कर दिया और भारतीय जवानों को ठीक ढंग से टैकल नहीं किया। 5 मई को सबसे पहले झड़प देखने को मिली इंडिया और चाइना के जवानों के बीच, और उसके बाद इस प्रकार के 4 और ज़्यादा इंसिडेंसेस सामने आ चुके हैं। और जैसा हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था, अब लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर पर ब्रिगेड साइज की फोर्स यानी 5000 सैनिक आमने सामने हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों की गवर्नमेंट्स की तरफ से अभी तक एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं देखने को मिल रही हैं। दोनों देशों की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि हम ऑनगोइंग सिचुएशन पर बातचीत कर रहे हैं। अगर देखो पूरा डी एस्केलेशन होगा, टेंशन्स खत्म होगी, तो रिजल्ट ये निकलना चाहिए
क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स इस सिचुएशन में एग्रेसर हैं, वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर लौट जाएं और पहले की तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग चलने लगे। लेकिन मेनली देखो 3 रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट हुई हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि चाइना कोविड-19 की महामारी की वजह से डोमेस्टिक मूड को डाइवर्ट करना चाहता है, नेशनलिज्म को मोबिलाइज करना चाहता है बॉर्डर पर टेंशन्स दिखा के। दूसरा रीज़न ये हो सकता है चूँकि इंडिया यूएसए के काफ़ी करीब गया है पिछले कुछ सालों में, तो चाइना इस एग्रेशन की सहायता से इंडिया को सिग्नल देना चाहता है कि भैया आपका बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता है, आपकी ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, आप उनको ध्यान में रखिए और बिल्कुल यूएसए के पाले में मत जाइए। तीसरा ये हो सकता है चूँकि अब इंडिया चाइना बॉर्डर पर इंडिया की साइड इंडिया के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी क्रिएट किया जा रहा है, तो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया अपनी साइड में इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे। इसी वजह से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है बॉर्डर पर। देखो, इस इशू पर यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया और चाइना के बीच मीडिएशन का ऑफर दिया गया, लेकिन इंडिया ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया। इंडिया ने रिप्लाई दिया यूएसए को कि हम एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स की सहायता से इस इशू को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखो, एक बात ये भी जाहिर होती है कि इतना लंबा समय लग गया टेंशन्स को डिफ्यूज़ होने में। ऑलरेडी जो प्रोटोकॉल है 2013 का इस प्रकार की टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए, वो प्रोटोकॉल अब नाकाफ़ी है। एक नया मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा दोनों देशों को अगर बॉर्डर पर इस प्रकार की टेंशन्स क्रिएट होती हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम देश की जनता के सामने सिचुएशन की गंभीरता को रखे और विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ एक सहमति बनाए ताकि एलएसी पर जो इंडिया की पोजीशन है उसे असर्ट किया जा सके। ये ज़रूरी है सेंटर की तरफ से क्लैरिफाई करना कि सिचुएशन की गंभीरता क्या है। तो हमने इस प्रकार से इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स के बारे में बात की। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माइग्रेंट वर्कर्स के इशू को संज्ञान में लिया गया है और तीसरे नंबर पर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।